Bismillahirrahmanirrahim. The topic that we are going to cover in this video today is chapter number 19, endocrine disorders. And we'll switch towards the important topic, that is hypothyroidism. Hypothyroidism में इसका स्पेशल जो आता है, ज़्यादातर जो आता है वो कंजेंटल हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसे क्रेटिनिज्म भी कहते हैं. इसका सिनेरियो है लाइक 2 weeks ओल्ड बॉय, कॉन्स्टिपेशन, जॉन्डिस. कंजेक्टिव उसे पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है जो कि ठीक ही नहीं हो रहा. परसिस्टेंट जॉन्डिस, sluggish, hypotonic, excessive sleepy. He has a large tongue, distended abdomen and anterior posterior fontanelle जो हैं वो large हैं, क्लोज नहीं हुए. मतलब उसका जो हेड सर्कमफ्रेंस होगा वो ऑब्वियसली ज़्यादा आएगा. अम्बलाइकल हर्निया एंड अ कोर्स ड्राई स्किन. T4 is decreased, TSH is raised and no ossification centered at knee X-ray. Isotope and ultrasound scanning shows no thyroid tissue. ये जो थायराइड एजेनेसिस की तरफ इशारा कर रहे हैं ना, इस तरह का एक सिनेरियो जो पास पेपर्स में आया हुआ है, दैट इज 4 month old boy present with lethargy, poor feeding, constipation and he has coarse faces and umbilical hernia. और बाकी में भी constipation, persistent jaundice since birth, डिक्रीज्ड मसल टोन. अच्छा, एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो न्यूरोलॉजी वाले चैप्टर में की थी, अगर तो डे 1 से उसे जॉन्डिस है तो वो पैथोलॉजिकल है. अगर तो डे 2-3 के बाद जाके होता है ना तो फिर वो फिजियोलॉजिकल होता है. कोर्स फेसिस अम्बिलिकल हर्निया, यहाँ भी लार्ज टंग, प्रोलॉन्ग न्यूनेटल जॉन्डिस, पुअर मसल टोन, अम्बिलिकल हर्निया, नो विजिटर मैकेली, अम्बिलिकल हर्निया, ओपन फंटनेल्स, अम्बिलिकल हर्निया, कोर्स फेशियल फीचर्स, एंड यहाँ पे एक और कॉन्स्टिपेशन विद डिफिकल्टीज, फीडिंग डिफिकल्टीज विद choking spells क्योंकि उनकी लार्ज टंग है, लार्ज प्रोड्यूटिंग टंग एंड मोटल स्किन. दिस ऑल पॉइंट टुवर्ड्स कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म. इसके क्लिनिकल फीचर्स आते हैं और आए हुए हैं पेपर में. एट बर्थ क्लिनिकल फीचर्स क्या है? हाइपोथर्मिक एक्रोसाइनोसिस. व्हाट इज एक्रोसाइनोसिस? ब्लूइश डिस्कलोरेशन ऑफ एक्सट्रीमिटीज. रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, पोस्टीरियर fontanelle is large and not closed. Bradycardia, poor muscle tone, poor feeding, prolonged neonatal jaundice. Other symptoms that may be apparent after the first 1 to 2 months of life. फीडिंग में मसला, लिथार्जी, कॉन्स्टिपेशन, नॉइजी ब्रीदिंग. नॉइजी ब्रीदिंग क्यों होगी? क्योंकि लार्ज टंग है, वो ऑब्स्ट्रक्ट भी कर सकती है. अब्डोमिनल डिस्टेंशन, अम्बिलिकल हर्निया, मोटल बाय ड्राई स्किन, कोर्स फेसेस, लार्ज टंग, थिक लिप्स, लार्ज ओपन फॉन्टनेल्स, हाइपोटोनिया, हॉर्स क्राई, स्कैंटी ड्राई एंड ब्रिटल स्काल्प हेयर, नॉन पिटिंग एडीमा, अनीमिया. और जो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट नोट की जाती है, क्लिनिकल साइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लो रिलैक्सेशन कंपोनेंट ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस. Contraction phase, it is rapid, is risk, but the relaxation component is slow. A severe congenital hypothyroidism में आप short stature, epiphyseal dysgenesis, impaired physical growth and development. Along with that, you will see mental retardation. So if anybody asks you what is the complication of congenital hypothyroidism, it's mental retardation and growth retardation, permanent neurological impairment and growth retardation. How would you diagnose? आप linear growth देखेंगे, disproportionate है, and ratio of upper to lower segment is abnormal, जैसे मैंने बताया. शॉर्ट स्ट्रेचर, थायराइड फंक्शन T4 इज डिक्रीज, TSH इज हाई. एक्सरे में आप देखेंगे कि कोई भी एपिफिजियल सेंटर इज नॉट विजिबल एट द नी जॉइंट, जबकि होना चाहिए. थायराइड स्कैन, इट डिफरेंशिएट बिटवीन द एजेनेसिस एंड एक्टोपिक थायराइड. अगर तो एब्सेंट इनटेक है, फिर टेक्नीशियन स्कैन करते हैं. अगर तो एब्सेंट इनटेक है तो एजेनेसिस हुई हुई है, मतलब ग्लैंड नहीं है. अगर इंक्रीज इनटेक है, इसका मतलब कोई इंजाइमेटिक डिफेक्ट इन थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन. एंड इफ दैट एन एक्टोपिक ग्लैंड is demonstrated by an abnormal localization of technetium uptake. ECG में क्या शो करेंगे? ECG शो करेगी लो वोल्टेज P और T वेव. QRS complex भी डिमिनिश हुआ होगा. बेसिकली it points towards poor lateral ventricular function and pericardial fusion. EEG वो भी लो वोल्टेज होगी. How do you treat? ट्रीटमेंट इसके एक ही है, लाइफ लॉन्ग उसे थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट चाहिए. अगर तो न्यूनेट 10 to 15 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डे न्यूनेट, और अगर तो वो चाइल्ड है, थोड़ा सा बड़ा एज का है, तो 4 ग्राम पर किलोग्राम पर डे के हिसाब से हम लोग से थायरॉक्सिन देंगे, लिवोथायरॉक्सिन बेसिकली. फॉलोअप आफ्टर एवरी 2 to 3 months. इट इज़ अ गुड प्रोग्नोसिस. अगर पहले पकड़ लिया जाए, पहले ट्रीट कर दिया जाए, फर्स्ट फ्यू वीक्स ऑफ लाइफ से शुरू हो जाते हैं, देन देयर इज नॉर्मल ग्रोथ एंड इंटेलिजेंस. लेकिन उसके बाद बियॉन्ड 6 months ऑफ एज के बाद परमानेंट न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट आ जाती है. न्यूनेटल स्क्रीनिंग हर एक को करनी है. कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म इन नेक्स्ट प्रेगनेंसी शुड बी डायग्नोज्ड विद इन 10 days ऑफ बर्थ. तो ये हो गया हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म. देन देयर इज हाइपरथायरॉयडिज्म. हाइपरथायरॉयडिज्म में इसके बिल्कुल ऑपोजिट सिम्टम्स होते हैं. हीट इंटॉलरेंस, वेट लॉस, गोइटर, प्रोप्टोसिस, टेकिकार्डिया, TSH सप्रेशन होगी, और यहाँ T3 T4 ज़्यादा होंगे. और जनरली इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रेव्स डिजीज़. और जो गर्ल्स में ज़्यादा होता है, इसकी प्रीडोमिनेंस गर्ल्स में ज़्यादा. देयर इज मार्क टेकिकार्डिया, फीवर, डायफरेसिस मतलब स्वेटिंग, नॉजिया एंड वॉमिटिंग, दैट इज थायराइड स्टॉर्म, प्रोप्टोसिस एंड वाइड एंड पाल्पेबल फीचर्स. वो ये सारे ग्रेव्स डिजीज़ के फीचर्स हैं. हाउ वुड यू डायग्नोज T3 T4? TSH से लो सप्रेस TSH एंड
high or more level of T3 and T4, increased radioactive iodine uptake. How do you manage antithyroid drugs? कौन सी? propylthiouracil, methimazole और propanolol. propanolol बीटा ब्लॉकर्स वो क्यों देते हैं? टू रिलीव द सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए, मतलब जो उसके ट्रैमर्स हैं उसके लिए, पेरिफेरल सिम्टम्स के लिए. सर्जिकली सबटोटल थायरॉयडेक्टमी इफ द पेशेंट इज नॉट कंप्लायंट, या रेडियो आयोडीन अब्लेशन ऑफ थायरॉयड टिश्यू. एंड ये कंजेनिटल हाइपरथायरॉयडिज्म है जो कंजेनिटली प्रेजेंट होती है. वन ऑफ द टॉपिक्स एडिसन्स डिजीज़. एडिसन्स डिजीज़ में बेसिकली क्या होता है, देयर इज़ एक्यूट फेज जहाँ पे ब्लड सप्लाई, एडिसन्स डिजीज़ में क्या होता है, ब्लड सप्लाई करनी है, इट्स हार्मोनल, सॉरी इट्स एंडोक्राइन डिसऑर्डर. इसमें देयर इज़ डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. सिर्फ बहुत सारी चीज़ें तो डिक्रीज होती हैं, बट देयर इज़ पिगमेंटेशन, ये जो चीज़ है ना वो ज़्यादा हो जाएगी. देयर इज़ ब्लैकनिंग ऑफ द स्किन, जनरलाइज पिगमेंटेशन. ऑन लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन सोडियम जो है वो कम है, हाइपोनेट्रीमिया, एंड पोटेशियम जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि सोडियम को एब्जॉर्ब करने के लिए मिनरलोकॉर्टिकॉइड से प्रोड्यूस नहीं हो रही. ACTH एंड रेनिन आर रेज्ड. अब एडिसन्स डिजीज़ की एक फॉर्म आती है, इसमें से एक यहाँ पे लिखा हुआ प्राइमरी कॉजेज कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया. दैट इज़ इंपॉर्टेंट. सॉल्ट लूजिंग कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की मेजॉरिटी लोगों में 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी होती है. 9 साल का बच्चा उसे वॉमिटिंग और डिहाइड्रेशन के साथ प्रेजेंट कर रहा है. ही हैज एम्बिगुअस जेनिटलिया, अलॉन्ग विद दैट उसके सारे इलेक्ट्रोलाइट्स डिरेंज्ड होंगे. मिनिमल हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ द निपल्स. ऑन लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन 120 है सोडियम, दैट इज सो लो हाइपोनेट्रीमिया, एंड 9 मिली इक्विवेलेंट पोटेशियम, दैट इज सो हाई, and serum 17 hydroxyprogesterone levels are elevated. It is an autosomal recessive mutation in the enzyme of adrenal steroidogenesis in the fetus. होता पता क्या, यहाँ से बनना है हमारे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स हार्मोन्स, और हमारा प्रिकर्सर एक होता है प्रेग्निनोलोन. प्रेग्निनोलोन ने इस पर 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एक्ट करता है, 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्निनोलोन बन जाती है, और ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है इंटू 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन. अगर 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज ना हो तो ये सारा का सारा प्रिकर्सर जो हार्मोन है सारा शंट होके चला जाता है सेक्स हार्मोन्स के पास, सेक्स हार्मोन वाले साइकिल में, और यहाँ पे बनता है बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, एरोमेटेज से एस्ट्रोजन वगैरह. तो कोई भी ऐसा पर्सन जो 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी के साथ प्रेजेंट करता है, उसकी एम्बिगुअस जेनिटलिया, जैसे ये है अब न्यू बॉर्न विद एम्बिगुअस जेनिटलिया, उसकी लेबियोसेक्रल, अब हम पढ़ेंगे भी कि इसका क्लाइटोरस जो होता है दैट प्रेजेंट्स द पीनस, और जो उसका लेबियल फोल्ड होते हैं दैट प्रेजेंट्स एज द कंप्लीट फ्यूजन ऑफ लेबियोस्क्रोटल फोल्ड्स हो जाते हैं. तो ये दोनों बनते ही नहीं है. ना मिनरलोकॉर्टिकॉइड बनेगा जो सोडियम को प्रिजर्व करे, पोटेशियम को बाहर निकाले, ना ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बनेंगे जो कि बॉडी की फास्टिंग कंडीशन को मेंटेन रखें. तो ये बड़े मसले हो जाते हैं. क्लिनिकल फाइंडिंग्स में जैसे बताया फीमेल, बाकी सारे में जर्नल फाइंडिंग्स तो जर्नल ही हैं. वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, वेट लॉस, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपर कैलेमिया अलॉन्ग विद पिगमेंटेशन. फीमेल्स का सेक्स हार्मोन्स का और मेल के सेक्स हार्मोन्स में ऑब्वियसली डिफरेंस आएगा. मेल ज़्यादा विरलाइजेशन हो जाएगी ना, ज़्यादा मेल लाइक, फीमेल जो है ज़्यादा मेल लाइक हो जाएगी. इसकी वॉइस में डीपन एंड प्यूबिक हेयर्स अपीयर अर्ली, प्रिकॉशंस पुबर्टी भी हो सकती है. एंड इन मेल्स में क्या है, मेल्स इन्फेंट दे यूजुअली अपीयर नॉर्मल एट बर्थ, बट दिस स्टार्ट्स विद सॉल्ट लूजिंग क्राइसिस इन फर्स्ट 2 weeks of life, and there is enlargement of the penis and increased pigmentation is noted. प्रिकॉशंस पुबर्टी की तरफ जा सकता है. हाउ डू यू डायग्नोज? कैरियोटाइपिंग टू डिटरमिन सेक्स, बकल स्मेयर फॉर बार बॉडी जो कि फीमेल्स में होती है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, abdominal अल्ट्रासाउंड, CT, hormonal studies of 17 hydroxyprogesterone, elevated progesterone levels can tell us, elevated ACTH and renin, they can also tell us. ACTH is not diagnostic, but renin is elevated in clinical salt basing and aldosterone level is low. Perinatal diagnosis, perinatal CVS से या amniocentesis से आप पता लगा सकते हैं इसकी कैरियोटाइपिंग से किसी साइटो CYP जो है 21 जीन इज एब्सेंट. पेरिनेटल ट्रीटमेंट क्या है? पेरिनेटल ये कि मदर एट अ रिस्क इज ट्रीटेड विद डेक्सामेथासोन अंटिल एमनियोसेंटेसिस कैन प्रूव एंड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द जेनेटिक सेक्स एंड HLA टाइप ऑफ द फीटस. वैसा मैनेज कैसे करेंगे? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मिनरलोकॉर्टिकॉइड नहीं है तो उसे रिप्लेस करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स को रिप्लेस करेंगे. मेंटेनेंस थेरेपी फॉर मोस्ट चिल्ड्रन इज क्लासिक 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी हाइड्रोकॉर्टिसोन दैट इज एडमिनिस्टर्ड अर्ली इन 3 डिवाइडेड डोजेस 15 to 20 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर पर डे. उस लिहाज से इसकी मेंटेनेंस थेरेपी है and there is a good success rate in it. Cushing syndrome, the next syndrome, 11-year-old boy presents with obesity, central fat distribution, arrested growth, hypertension, plethora,
पर्पल स्ट्राई एंड ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें होता पता क्या है, जब पता ही होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सिक्रीशन होने लग जाती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की। इट में रिजल्ट फ्रॉम ऑटोनॉमसली प्रोडक्शन एक्सेसिव पिट्यूटरी ACTH। अगर पिट्यूटरी प्रोड्यूस कर रहा है तो कुशिंग डिजीज़ होगी, और अगर अब नॉर्मल एड्रीनल ग्लैंड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट इज कुशिंग सिंड्रोम। क्रॉनिक एक्सपोजर टू एक्सोजिनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मेडिकेशन। तो कुशिंग सिंड्रोम में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जैसे कि बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो दे विल लीड टू कोलेजन की सिंथेसिस होती है जो डिस्टर्ब करते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस भी करा देते हैं, और वेसल वॉल में कोलेजन को भी डिस्टर्ब करते हैं, दैट कॉजेज पर्पल स्ट्राया। क्लिनिकल फाइंडिंग एक्सेस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ओबेसिटी, मून फेस, हाँ with moon faces, truncal obesity with moon faces or buffalo hump, decreased height velocity, pleothora, hemoglobin and hematocrit are raised, plump, red-faced people कुशिंग सिंड्रोम में नजर आते हैं, easy bruisability, ecchymosis, osteoporosis, I told you, glucose intolerance, poor wound healing, increased susceptibility to infection, renal stone, weakness, depression। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड अगर एक्सेस हो जाएंगे तो पोटेशियम अब ज़्यादा बाहर निकलेगा और सोडियम ज़्यादा रिस्टोर होगा। माइल्ड हाइपरनेट्रीनिमिया, hypokalemia, hypernatremia causes a hypertension, water retention. It's an excess androgen causes hirsutism, acne, varying degree of virilization and menstrual irregularities. How would you diagnose it? Diagnosis simple, Cushing syndrome की cortisol level, plasma cortisol level, 24 hour urine collection में भी पता लग सकता है, serum ACTH level, अगर कुशिंग डिजीज़ है तो इट्स स्लाइटली इंक्रीज, लेकिन अगर एड्रीनल ट्यूमर है तो इट इज़ डिक्रीज। ACTH के बगैर ACTH इंडिपेंडेंट रिलीज कर रहे हैं। डेक्सामेथासोन देख के सप्रेशन भी करा सकते हैं आप पिट्यूटरी को, उसके ACTH को। Salivary cortisol is obtained at midnight and is highly specific and sensitive for hypercortisolism. 24 आवर यूरिनरी फ्री कॉर्टिसोल एक्सक्रीशन, जैसे मैंने बताया MRI CT करके भी देखा जा सकता है कि किडनी में क्या मसला। हाउ वुड यू मैनेज रिमूवल ऑफ द कॉज ऑफ द हाइपरकॉर्टिसोलिज्म? उसको मेडिकली ट्रीट करना है, सर्जिकली ट्रीट करना, वो डिपेंड करता है। अगर पिट्यूटरी है तो आप पिट्यूटरी के लिए मेडिकेशन सिप्रोहेप्टेडिन और ब्रोमोक्रिप्टिन भी दे सकते हैं, और अगर जो है एडिनोमा है तो सर्जिकली ट्रीट करेंगे। एड्रेनलेक्टमी इज अ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हेयर इज डायबिटीज मेलिटस, एंड आई गेस आई शुड cover in this video. Okay, diabetes mellitus, 14-year-old girls present with frequent urination, मतलब पोलीयूरिया है, पोलीडिप्सिया, एक्सेसिव थर्स्ट, रैपिड लॉस ऑफ वेट जो अक्सर डायबिटीज़ टाइप 1 के केस में होता है। सीरम ग्लूकोज लेवल 250, यूरिन एनालिसिस शोज 2+ ग्लूकोज बट अदरवाइज इट्स नॉर्मल। डायबिटीज़ इज वेरी कॉमन, इट्स अ chronic metabolic disorder resulting from absolute lack of insulin and resulting in abnormal metabolism of carb, protein and fat। पोलीयूरिया होगा, पोलीडिप्सिया, वेट लॉस, हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज यूरिया विद और विदाउट कीटोन यूरिया। अब इसमें इसके टाइप 1 जो आती है, वैसे तो जेनेटिक प्रीडिस्पोज है लेकिन इसमें मल्टीफैक्टोरियल कॉज बताए। इसमें जो इसकी आती है ना टाइप दैट इज़, इसको वैसे ट्रीटमेंट करके ही जाते हैं ताकि हमें एक्यूट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में हेल्प आउट हो जाए। क्लिनिकल फाइंडिंग्स तो बता दिया। हाउ डू डायग्नोज? यूरिन एग्जामिनेशन, ग्लूकोज यूरिया, कीटोन यूरिया, ब्लड BSR ब्लड शुगर रैंडम, और हमें 200 से ज़्यादा मिलेगी। इसके क्राइटेरिया है कि अगर फास्टिंग 126 से ज़्यादा हो, ब्लड शुगर रैंडम 200 से ज़्यादा हो, और जो है 2 आवर्स आफ्टर ऑरल ग्लूकोज टॉलरेंस, आई गेस यहाँ लिखी है, हाँ, ऑरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट आप विद 2 आवर्स पोस्टप्रेंडियल सीरम ग्लूकोज कंसनट्रेशन 200 से ज़्यादा, और हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 6.5। और सबसे सेंसिटिव, सबसे अच्छी जो है ना हीमोग्लोबिन वाली कंसनट्रेशन है, बिकॉज इट डजंट हैज़ अ डेली फ्लक्चुएशन, ये मंथली बेसिस पर फ्लक्चुएट करती है। ब्लड शुगर रैंडम करानी है और फास्टिंग करानी है। सीरम इलेक्ट्रोलाइट, हाइपोनेट्रीनीमिया, हाइपोक्लेमिया, लो क्लोराइड, एसिड विद बैलेंस अक्सर जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में गया होता है। बेस डिफिसिट, पीएच इज लो, बाइकार्बोनेट बेस डिफिसिट। ब्लड एग्जामिनेशन, हीमोग्लोबिन, हेमाटोक्रिट इज एलिवेटेड ड्यू टू डिहाइड्रेशन, ल्यूकोसाइटोसिस एंड OGTT। हाउ डू यू मैनेज? प्राइमरी तो है प्रोलॉन्ग ब्रेस्ट फीडिंग, डिले काउ मिल्क इंट्रोडक्शन, कोई भी उसका डिले करें सीरियल इंट्रोडक्शन जो कि उसकी डायबिटीज़ को ट्रिगर कर सके। बट अगर हो चुका हुआ है तो फिर इंसुलिन रिप्लेसमेंट थेरेपी। चाइल्ड रिक्वायर्स यूजुअली 1 यूनिट ऑफ किलोग्राम per kilogram of insulin daily subcutaneously when the diabetes is fully developed। डाइट को कंट्रोल करें अच्छे से कि कार्ब्स निकालें और प्रॉपर मैनेज करें डाइट को, क्योंकि डाइटरी रिस्ट्रिक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। मिड मील स्नैक्स दे आर आल्सो दे होल्ड वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस। एक्सरसाइज, पेशेंट और पेरेंट्स एजुकेशन एंड मॉनिटरिंग। ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग, जैसे यहाँ लिखा हुआ है इन मिडल ऑफ द नाइट अप्रॉक्सीमेटली 3 AM गिर जाती है, बहुत कम हो जाती है। लोगों का हाइपोग्लाइसेमिक अटैक होता है तो उस टाइम पे भी अपनी शुगर प्रॉपर मेजर करनी है, बिफोर स्नैक्स, बिफोर मील्स एंड इन द मिड नाइट। मेजरमेंट ऑफ द हीमोग्लोबिन HA1C लेवल, ये भी मॉनिटरिंग में बहुत हेल्प
करती है। बेनेडिक्ट टेस्ट भी कर सकते हैं बायोकेमिकली। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, दैट इज़ द कॉम्प्लिकेशन एंड आई वांट यू टू गो थ्रू इट। Brittle's diabetes. Brittle diabetes is marked fluctuation in control of blood glucose, hypoglycemia or hyperglycemia and ketoacidosis despite frequent adjustment of the dose of insulin. Marked fluctuations आ रही हैं डिस्पाइट डोज कितनी भी है, जितनी मर्जी आप एडजस्ट करें डोज ऑफ इंसुलिन को, देयर इज मार्क्ड फ्लक्चुएशन ऑफ द ब्लड ग्लूकोज। फिर हाइपोग्लाइसीमिया इज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन, और हो भी जाता है अक्सर लोगों को। इट्स अ मेजर एंड कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंसुलिन। उसके बाद खाना नहीं खाते, इंसुलिन लगा के खाना खाना भूल जाते हैं, स्पेशली फीमेल्स। हाइपरऑस्मोलर डायबिटिक कोमा दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया, ब्लड ग्लूकोज गोज ग्रेटर देन 600 milligram per deciliter, and there is only slight ketoacidosis. It's non-ketotic acidosis basically. Diabetic ketoacidosis beats common peripheral neuritis, nephropathy, retinopathy, vesiculopathy, hypertension, atherosclerosis, infection like boils, abscess, जो सर्जरी वार्ड में अक्सर आते हैं डायबिटिक पेशेंट को, लाइपोएट्रोफी, ग्रोथ रिटार्डेशन, इमोशनल प्रॉब्लम्स। दो फिनोमिना दैट आर इंपॉर्टेंट, एक है स्मोगी फिनोमिना। स्मोगी फिनोमिना में क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग हाइपरग्लाइसीमिया होता है। क्यों? बिकॉज लेट मिड नाइट को उसे बहुत सीवियर एक्सेस ड्यू टू एक्सेस इंसुलिन रिलीज हाइपोग्लाइसीमिक स्टेट में गया होता है। रात को वो इंसुलिन की रिलीज की वजह से हाइपोग्लाइसीमिक स्टेट में क्या होता है, जिसकी वजह से अर्ली मॉर्निंग को उसे हाइपरग्लाइसीमिया होता है। एंड काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स इफेक्ट, इन ये सब मिला के उसे सुबह हाइपरग्लाइसीमिया करा देते हैं। डॉन फिनोमिना क्या है? डॉन फिनोमिना भी ऐसे ही है कि अर्ली मॉर्निंग हाइपरग्लाइसीमिया। क्यों? इसकी वजह मिड नाइट हाइपोग्लाइसीमिया नहीं है, इसकी वजह है कि ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन एंड इंक्रीज इंसुलिन क्लियरेंस, उसकी वजह से सुबह हाइपरग्लाइसीमिया होता है। तो और डायबिटीज़ की लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस ऑब्वियसली होती हैं, तो इसका प्रोग्नोसिस जितना अच्छा टाइट कंट्रोल रखें उतना ठीक है, लेकिन वक्त के साथ साथ देयर वुड बी चेंजेस दैट वॉन्ट बी good enough to be tackled, like nephropathy, neuropathy and vascular diseases. इसके कॉम्प्लिकेशन मैंने बताया, एक्यूट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, इट्स वेरी कॉमन, और ये प्रॉफ 2020 में आई भी हुई थी डीके की, कि 8-year-old girl with pain in abdomen, vomiting, altered conscious level for 6 hours. She has history of polyuria for the 2 weeks, and on examination she has deep rapid breathing, that is Kussmaul breathing, and no signs of meningeal irritation. She has severe metabolic acidosis and ABGs. और इसका तो बाकी पास पेपर्स में बहुत लिखा हुआ है। क्वेश्चन है acute abdominal pain, mother gives the history of excessive thirst, urination, urine dipstick test shows positive, pain in abdomen, vomiting, deteriorating level of consciousness since 1 day, increased amount of urine, passing increased amount of urine like polyuria, loss of weight, increased appetite, history of nocturnal enuresis, drinking plenty of fluids, she lost weight about over the past 2 weeks, drowsy, and blood pressure 110/70, polyuria, polydipsia, ABG shows metabolic acidosis, and the person is treated with IV fluids and IV insulin infusion. That points towards DKA basically. Weight loss, enuresis, nighttime enuresis, confused, blood pressure 60/90, heartbeat 130, mucosal membranes are dry, and respiration is rapid, Kussmaul's breathing, blood glucose 550 milligram per deciliter. DK is defined as one of the complications of diabetes where the blood sugar level is greater than 250, pH is less than 7.25, and bicarbonate level is also less than 15 milliequivalent per liter. और ये बात याद रखिए, 15 से कम होगी तो बाइकार्बोनेट लगाना है, 15 से अगर ज़्यादा होगी तो डू नॉट गो फॉर बाइकार्बोनेट करेक्शन प्लीज़। डीके एक अच्छे खासे नॉर्मल इंसान जो कि नॉर्मल इंसुलिन लगा रहा था, कैसे हो सकता है उसे दोबारा, अगर तो खुदा ना खासा वो इंसुलिन की डोज ओमिट कर जाए या उससे कोई एक्यूट इन्फेक्शन हो, सेप्सिस हो, जो कि ट्रिगर कर जाए डीके को। हाउ वुड यू मैनेज? बेसिक मैनेजमेंट यही है कि वो डिहाइड्रेशन की वजह को लीड कर जाती है डीके, तो आपने डिहाइड्रेशन कंट्रोल करना है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट और इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन। फ्लूइड आपने देना 4 to 6 लीटर्स ऑफ फ्लूइड, आपने सलाइन देना है 4 to 6 लीटर्स ऑफ फ्लूइड देना विद इन द फर्स्ट 5 to 6 hours, और फिर आपने उसे देना है आईवी कंटिन्यूस इंसुलिन थेरेपी, इन्फ्यूजन, इलेक्ट्रोलाइट्स करेक्ट करने हैं, प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी करेक्ट करनी है। फिर बाइकार्बोनेट अगर तो 15 से कम है और 15 मिलीक्यूलन पर लीटर से कम है, यहाँ पर पीएच जो है वो 7 से कम है, तो फिर जाकर करेक्ट करनी है, वरना कोई ज़रूरत नहीं है करेक्ट करने की। पर्सन जो कोई इन्फेक्शन है जिसके ने उसे ट्रिगर किया तो एक्सरे करवाएं, निमोनिया ने ट्रिगर किया हो, या अगर ऑल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस थी तो सीटी कराएं उसके साथ। यूरिनरी एग्जामिनेशन पे जाएं, देखें कीटोन्स मिले या नहीं मिले, ग्लूकोज यूरिया कीटोन यूरिया था नहीं था, और अगर पेशेंट जब स्टेबल हो जाए तो वी हैव टू कन्वर्ट कि उसे आईवी कंटिन्यूस इन्फ्यूजन से आपने सबकुटेनियस इंसुलिन दे देनी है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक रिकेट्स।
रिकेट्स भी बहुत आया हुआ पास पेपर्स में. 2-year-old boy presents with a complaint of inability to walk. He has on off history of diarrhea, vomiting, adequate complementary feeding नहीं दी जा रही उसे, उसके fontanelles जो ओपन है. इसका पास पेपर्स में क्वेश्चन भी आए हुए हैं रिकेट्स के ऊपर. I'll show you some scenarios. 6-year-old girl present with anorexia, easy fatigability, bone pain. अब उसका देखें वेट 12 किलोग्राम है. 6 साल की बच्ची है. 12 तो 2 साल के बच्चे को होना चाहिए आइडियल. हाइट जो उसकी 90 सेंटीमीटर है, दैट इज लेस देन 5th सेंटाइल. बीपी 130/90. जेन्यू वेलकम, दैट इज द नॉक नीज. अल्कलाइन फॉस्फेटेस देखें 800 है, जबकि नॉर्मल 150 से 200 तक नॉर्मल होना चाहिए था, लेकिन नहीं 800 है. सीरम कैल्शियम डिक्रीज्ड 8.5 से. फॉस्फेट 6 है, दैट इज हाई. दैट इज अबाउट, यू मे से दैट्स नॉट हाई, बेसिकली दैट्स नॉर्मल से तो कम है. दैट्स नॉट हाई. 5 to 7 अगर नॉर्मल है तो इसका 6 है. दैट इज दैट इज लाइक नॉर्मल. बट बाकी जो हैं साइंस वो सिम्टम्स शो करें रिकेट्स की तरफ. अब यहाँ पे देखें, द चाइल्ड इज़ नॉट एबल, इज़ नॉट स्टार्टेड वॉकिंग. 2 साल का हो चुका हुआ, एंड ही कैन स्पीक जस्ट 2 words टुगेदर विथ. एंड ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर हुआ था. ही हैड फॉल फ्रॉम द बेड, और से कम अज़ कम लगे एज ऑफ 16 months एंड हील विद इन 4 weeks लगे. वेट 9.4 है 2 साल के बच्चे का, दैट इज़ लेस. लेंथ इज़ 80, जो कि 85 तक तो होनी चाहिए थी. OFC आई गेस गलती मिसप्रिंट हुई है. एंटीरियर फोर्टनल इज पेटेंट एंड नो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट. So what is rickets? Rickets is basically the failure of mineralization of growing bones or osteoid tissue. Failure of mature bones to mineralize is called osteomalacia. अगर तो बड़ों को तो osteomalacia, mature bones को, और अगर बच्चों की bones mineralize proper ना हो रही हैं तो it is rickets. Okay, ये causes of rickets हैं. Calcium deficiency cause हो सकती है, phosphorus deficiency, renal losses जो RTS वगैरह, renal tubular acidosis होते हैं, vitamin D disorders. How would you ट्रीट से पहले व्हाट आर द क्लिनिकल फाइंडिंग, जो कि पूछे भी गए थे. हेड में मसले शो होंगे. हेड में क्या मसले शो होंगे? हेड में भी लार्जर देन नॉर्मल, फ्रंटल बॉसिंग, क्रेनियोटेबिस, डिलेड क्लोजर ऑफ द fontanelles, caput quadratum like square like heads, teeth, defective eruption, delayed eruption and defective enamel and caries. Calcification of permanent teeth may be delayed. Thorax में rhizotic rosary, that you know prominent costochondral junction like in this child. ठीक. Harrison sulcus, depression above the subcostal margin at the side of the attachment diaphragm. Pigeon shaped chest, anterior curvature of sternum. Spine में kyphosis, scoliosis, lordosis. Pelvis is contracted, that is not good. This is hazardous to childbirth. Extremities, widening of the wrist, fraying, clubbing, flaring of the epiphysis, bending of the long bones, geniovalgus, knock, knees, green stick fracture, hypotonia, pot belly, laxity of the ligament, short stretcher, tetany. How would you diagnose? एक तो history पे, inadequate vitamin D intake, no exposure to sunlight. Clinical manifestation, बायोकेमिकली आप देखिए कैल्शियम लो है, फॉस्फोरस भी स्लाइटली डिक्रीज होगा, जैसे वहाँ पे 6 था, 5 to 6 नॉर्मल है तो वहाँ 6 था उस सिनेरियो में. अल्कलाइन फॉस्फेटेस 50 to 200 नॉर्मल होता है तो बहुत ज़्यादा रेज्ड होगा. विटामिन डी का 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफ्रॉल देखेंगे तो दैट वुड बी लेस देन 20 नैनोग्राम पर लीटर, एंड दैट सपोर्ट्स द डायग्नोसिस. एक्सरे चेंजेस देखें, एक्टिव रिकेट्स है, that's best for x-ray of the wrist, and you'll find clubbing, fraying and flaring of the long bones. Bone density is also decreased, but trabeculae they are prominent. Healing rickets में आप देखेंगे there is x-ray में there is sharp line of preparatory calcification at the end of the shaft. Gradually osteoid tissue is also calcified. What are the differential diagnoses in case you get rickets? Vitamin C deficiency, scurvy, congenital epiphyseal dysplasia and chondrodystrophy. How would you manage the case? Management के लिए हम जाते हैं पास पेपर्स के पास. मैनेजमेंट यहाँ अच्छी लिखी हुई है कि अगर विटामिन डी लाइक इट्स डेफिशिएंट तो आप 2000 से 6000 इंटरनेशनल यूनिट ऑर्ली पर डे फॉर 4 weeks दें, या D3 का इंजेक्शन लगा लें. विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स है तो ऑब्वियसली आपको कैल्सिट्रायोल के डेली ऑरल डोजेज दें, दैट इज क्यूरेटिव. विटामिन डी रेजिस्टेंट है तो ऑरल फॉस्फेट टू रिप्लेस द रीनल लॉसेज और कैल्शियम दें. हेपेटिक रिकेट्स है, हेपेटिक रिकेट्स मतलब ये, इसका मतलब समझाते हैं. देखिए जो विटामिन डी है ना वो किस तरह एक्टिवेट होता है. कोल कैल्सिफेरॉल जो है वो किस तरह एक्टिव होता है, लिवर में 25 हाइड्रोक्सीलेशन होती है और किडनी में जाके 125 मतलब 1 आके 1 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज आके लगता है. अगर हेपेटिक रिकेट्स है मतलब यहाँ भी मसला है तो फिर आप उसे दोगे हाई डोज ऑफ विटामिन डी प्लस ऑरल कैल्शियम की, पूरा विटामिन डी दे दो. रीनल रिकेट्स में मसला है तो आपने सबसे पहले एक्यूट रीनल फेलियर ट्रीट करना है कि ऐसा क्या मसला हुआ जो 1 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज का मतलब कमी आ रही है. एंड हाइपरफॉस्फेटेमिया ऑब्वियसली ट्रीट करना पड़ेगा क्योंकि किडनी डैमेज है. सप्लाइंग ऑरल कैल्शियम प्लस विटामिन डी इंटेक. रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है तो एसिडोसिस को पहले ट्रीट करेंगे, अल्कली थेरेपी. इफ रिकेट्स
अल्कली थेरेपी आप प्रोवाइड करेंगे एंड रेगुलर अल्कली थेरेपी बट इफ रिकेट्स आई सीन विद प्रॉक्सिमल RTA, मतलब कि रीनल ट्यूबुलोसिस इन प्रॉक्सिमल पार्ट, टाइप 1 ऑरल फॉस्फेट एंड विटामिन डी सप्लीमेंट शुड बी एडेड। टाइप 1 का मसला है तो फिर फॉस्फेट विटामिन डी सब ऐड करना है। व्हाट कैन बी द कॉम्प्लिकेशन? अभी एक बात जैसे यहाँ लिखी हुई थी कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत सारे डिजीज़ कॉज कर सकती है, बोन्स को लेके, लंग्स को लेके, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बहुत कर सकती है, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकन निमोनिया, पल्मी एटेलेक्सिस ड्यू टू सीवियर डिफॉर्मिटी ऑफ द चेस्ट। बोन्स अगर ठीक नहीं होगी, जैसे रिशिटिक रोज़ेरी करा देती है, तो ये बोन्स ठीक नहीं होगी तो लंग्स भी ठीक नहीं होगी उसकी कंप्लायंस, एनीमिया ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी और इन्फेक्शंस। तो हाउ कैन यू प्रिवेंट इट? एक्सपोजर टू UV सनलाइट, oral administration of vitamin D, premature breastfeed babies of mothers who are not exposed to sunlight, उनको तो proper vitamin D supplementation दी जाए, and vitamin D should be given to pregnant and lactating mothers. Prognosis कैसी है? Healing begins in the first few days and sufficient amount of vitamin D are given. Healing progresses slowly and normal body structure is restored in 6 months. Bone deformities usually disappear within 1 to 2 years for 400 international units of vitamin D daily intake as maintenance therapy. और एडवांस केसेस में परमानेंट डिफॉर्मिटीज़ परसिस्ट कर जाती हैं। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी होनी ही ना दें। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। जज़ाकल्लाह खैर।